जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस न्यूज़ सेशन में। आज हम एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। माफ़ी चाहते हैं, बहुत दिनों से चैनल पर वीडियो नहीं आ पा रहा है, थोड़ी समय की व्यस्तता। और आज लेकर आए हैं, आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक है वित्तीय समावेशन। देखते हैं वित्तीय समावेशन होता क्या है इसकी स्थिति, क्यों इस जरूरी होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, और क्या क्या इसके समक्ष चुनौतियां हैं। ये सारे प्रोस्पेक्ट आज हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। अगर इसका एग्ज़ाम ओरिएंटेड देखें तो ये ज़्यादातर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस या ऐसे एग्ज़ाम जहां पर आपसे ए से लिखवाया जाता है, ऐसे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। कुछ इसके फैक्चुअल डाटा आपके वनडे एग्ज़ाम या एक तरफ से कहा जाए कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिवल एग्जाम होते हैं उसमें भी लाभदायक होंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा पूरा वीडियो। कोशिश करेंगे वीडियो को कम समय में ही ख़त्म करने का। अगर नहीं हो पा रहा है तो वीडियो का हो सकता है 2 पार्ट आए, तो आप दोनों पार्ट देखने का एक तरफ से कहा है वो कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वित्तीय समावेशन। इंग्लिश में इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, वित्तीय समावेशन है क्या और क्यों ये जरूरी है। देखिए, वित्तीय समावेशन क्या होता है? समाज के ऐसा पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या किसी अन्य कारण से ऐसे पिछड़े वर्ग जिनके पास बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं है, ऐसे वर्ग लोगों को बैंकिंग सेवाएं से जोड़कर उनको बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना ही वित्तीय समावेशन है। ठीक ना। एक बार और इसका सोचें कि वंचित वर्ग जो हैं, वंचित वर्ग इसमें कई जैसे आते हैं। वंचित वर्ग में अगर आप देखा जाए तो कौन आ सकता है? गरीब आ सकता है, और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग आ सकते हैं, एसटी एससी आ सकता है, दिव्यांगजन आ सकते हैं, एलजीबीटी समूह आ सकता है, बच्चे आ सकते हैं, ग्रामीण लोग आ सकते हैं, अशिक्षित लोग आ सकते हैं। ये सारे लोगों को वंचित वर्ग कहा जाता है, जिनके पास बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर उनको बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना ही वित्तीय समावेशन की क्या होती है? परिभाषा होती है। यही है वित्तीय समावेशन की क्या है? परिभाषा। देखिए, इसका फायदा क्या होगा? अगर ऐसे लोगों को हम बैंकिंग सेवाएं से उपलब्ध करा देंगे या बैंकिंग सेवाएं से जोड़ देंगे, तो इनमें ना बचत करना, निवेश करना, ऋण लेना और आपका बीमा जैसी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। आप देखे होंगे कि जिस व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट में खाता नहीं होता, वो ज़्यादातर पैसा नकदी में लेन देन करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, दिहाड़ी मजदूर एक दिन काम करेगा और एक दिन ही अपने हाथ में ही पैसा लेके अपना क्या करते हैं, निकल लेते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं कि इनके पास अगर बैंक अकाउंट नहीं होता तो ये पैसा बहुत ज़्यादा बचा नहीं पाते, ज़्यादातर खर्च कर देते हैं। ऐसे लोग ऐसा भी कह सकते हैं, इनके लिए कहावत कही गई है कि एक दिन खाते हैं और एक दिन कमाते हैं, एक दिन खाते हैं, फिर एक दिन कमाते हैं, एक दिन खाते हैं, इस तरीके का। तो ये चीज़ें हैं। अगर इनके पास बैंक अकाउंट रहेगा, बैंक अकाउंट में धीरे धीरे ये पैसा रखना स्टार्ट कर देंगे, तो इनमें क्या होता है, धीरे धीरे बचत की भावना स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा थोड़ा पैसा बच बच के क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और उस पैसे को आप कहीं अन्य जगह लगा के कुछ और आमदनी कर सकते हैं। इस उद्देश्य से भारत सरकार या किसी भी देश की सरकार बैंकिंग सेवाएं सारे क्षेत्रों में विस्तार करती है। इसी को ही वित्तीय समावेशन कहते हैं। साथ में अगर जिसके पास बैंक अकाउंट रहेगा ना, उस व्यक्ति को ऋण भी मिलना, या आपका एक तरफ से कहा जाए कि वित्तीय संस्थाओं से ऋण या लोन मिलना भी काफ़ी आसान होता है। और ऐसे में वो व्यक्ति ऋण लेकर अपने परिवार की या अपना किसी बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए भी ये जरूरी है। और एक फाइनल वो है बीमा। किसी व्यक्ति का बीमा करना भी बहुत ही जरूरी है हर क्षेत्र में। हमारे देश में अगर देखा जाए ना, तो बहुत से परिवार गरीबी में इसलिए चले जाते हैं कि जो कमाने वाला इंसान होता है वो किसी दुर्घटना के कारण या किसी अन्य बीमारी के कारण क्या हो जाते हैं, असमय ही मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण बहुत से परिवार क्या हो जाते हैं, आपके वो हो जाते हैं, सड़क पे आ जाते हैं। या कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी भर की बचत जो होती है, उनके घर के परिवार में कोई अगर बीमार पड़ गया तो उसके इलाज में पूरा पैसा खर्च हो जाता है। इसलिए भी लोगों को ना क्या करना है, बीमा कराना बहुत ज़रूरी है। और बीमा कराने के लिए ना लोगों के पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें इसीलिए एक तरफ से कार्य की जाती है। ये सारी सुविधाएं ज़मीनी स्तर पर लागू करना या वंचित लोगों को इस दायरे में भी लाना, यही है वित्तीय समावेशन, और यही है वित्तीय समावेशन की अवधारणा, और यही है वित्तीय समावेशन की परिभाषा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। आइए आगे देखते हैं इसमें एक फैक्ट क्या है।
ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये इसके पहले से ये देखते हैं। थोड़ा सा एक डायग्राम है, डायग्राम देख के क्या कहता है। ये मान लीजिए पिछड़े लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, या जिनके पास एक तरफ से कहा जाए कि बैंक अकाउंट है भी तो अच्छे से यूज नहीं कर पाते, या उनके पास यूज करने लायक एक तरफ से कहा जाए कि ऐसी योग्यता या क्षमता विकसित नहीं हुई है। ऐसे लोगों का, जैसे गरीब हो गया, वंचित वर्ग हो गया, ग्रामीण लोग हो गए, एसटी एससी समुदाय, महिलाएं हो गई, दिव्यांगजन, एलजीबीटी, या कुछ अन्य जैसे बच्चे समझिए, बच्चे को भी एक तरफ से, जो बच्चे होते हैं इनके पास भी बैंक अकाउंट या बैंकिंग सुविधाएं इतना आसानी से अभी नहीं उपलब्ध है। ऐसे सभी लोगों को क्या करना है, बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना है। चाहे पहले क्या करेंगे, खाता खोलेंगे, खाता खोलने के बाद धीरे धीरे उनको बताएंगे कि थोड़ा पैसा जमा करो, बचत करने की भावना अपने में जागृत करो, और बीमा अपना कर लो, ऋण ले सकते हो, निवेश ले सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर सकते हो। ये सारी बैंकिंग सुविधाएं होती हैं, इसी को ही कहा जाता है बैंकिंग सुविधाएं। बैंकिंग सुविधाओं का ये मतलब नहीं है कि मात्र अपना बैंक अकाउंट में खाता खुलवा देना ही बैंकिंग सुविधाएं ये हैं। अगर हमारा ही बैंक अकाउंट में खाता है, ना तो हम अच्छे से बचत कर पा रहे हैं, ना तो हम बैंक से ऋण ले पा रहे हैं, ना तो हमारे पास बीमा है, तो हम वित्तीय समावेशन के दायरे में नहीं है। हम मात्र एक तरफ से बैंक अकाउंट खोल देना ही वित्तीय समावेशन नहीं है, बल्कि बैंक अकाउंट खोलने के साथ साथ उनको यह सुविधाएं मिले भी आसानी से, बाधा पूर्वक, बाधा रहित। ऐसा नहीं कि एक तरफ से कहा जाए कि ये व्यक्ति सिर्फ बैंक अकाउंट खोल देने से ही इनको वित्तीय समावेशन के दायरे में ला देंगे, नहीं। तो ये सारी चीजें इनके पास एक तरफ से कहा जाए कि ये होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फायदा क्या होगा, हर क्षेत्र का विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। हर क्षेत्र में बहुत से इसके फायदे हैं, सारी चर्चा आज की इस हम सेशन में करेंगे। ठीक, तो ये थोड़ा सा डायग्राम ये था कि ऐसे लोगों को अगर बैंकिंग सेक्टर में सारी सुविधाएं दे के ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनकी आर्थिक समृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी, गरीबी में कमी आएगी, आय असमानताओं में वृद्धि होगी, भ्रष्टाचार की कमी होगी, काला धन की कमी होगी। ये सारी चीजें, ये सारे फायदे वित्तीय समावेशन के देखने को मिलते हैं जब भी अगर एक तरफ से कहा जाए कि आपका वित्तीय समावेशन पूरे अपने लक्ष्यों में प्राप्ति करके जमीनी स्तर पर लागू हो जाएगा। तो आगे इसका उद्देश्य देखते हैं कि वित्तीय समावेशन का उद्देश्य अगर क्या है। तो उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है समाज के अंतिम छोर तक। किसी भी समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पिछड़े होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत आगे होते हैं। इसमें अगर देखा जाए वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या है, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है समाज में वह तबका जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, इनको भी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराकर देश की विकास धारा में या समाज की मुख्य धारा में लाना ही वित्तीय समावेशन का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। और उद्देश्य क्या होगा, आप खुद ही सोचिए ना कि सभी लोगों को अगर हम बैंकिंग सेक्टर में लाएंगे तो हमारे बैंकों का विस्तार होगा। ज्यादातर अभी बैंक अपनी सेवाएं सिर्फ शहरों तक ही अच्छे से उपलब्ध करा पाते हैं। ग्रामीण, दूर दराज, पहाड़ी इलाका या किसी अन्य क्षेत्रों तक, जहां तक एक तरफ से कहा जाए कि बहुत ही दूर दूर में जब से भारत के लोग रहते हैं, वहां पर बैंकिंग सुविधाएं या बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। तो अगर हम के प्राप्त करेंगे तो बैंकिंग सेक्टर का क्या हो जाएगा, विस्तार होगा। ये इसका उद्देश्य है, इसका आगे बढ़ेगा। प्लस हितग्राहियों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। देखिए, हितग्राहियों की भागीदारी सुनिश्चित होने का क्या मतलब है, ज्यादातर सरकार जितना भी गरीब लोगों के लिए या वंचित वर्गों के लिए जितनी भी योजनाएं चला रही हैं, चाहे छात्रवृत्ति योजना हो गई, चाहे पीएम जनधन अकाउंट के तहत पेंशन आना, ऋण आना, कुछ सहायता राशि आना, या आप देखे होंगे कि मध्य प्रदेश में ही जो चल रहा है लाडली बहना योजना, इसके तहत जो पैसा आ रहा है, या किसान सम्मान निधि आ रही है, ये जितना भी पैसा उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए जिस व्यक्ति को मिल रहा है। इसके लिए उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसलिए भी वित्तीय समावेशन जरूरी है। समावेशन हितग्राहियों की भागीदारी क्या करता है, सुनिश्चित करता है, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। देखिए, आर्थिक समृद्धि क्या होती है, आर्थिक समृद्धि में से क्या मतलब है, व्यक्ति का पैसा रुपया भी बढ़े और जीवन स्तर भी बढ़े। दो चीज होती है, एक दो शब्द होता है, थोड़ा सा यहाँ पे टॉपिक से हम अलग करके यहाँ पे बताते हैं। एक होता है आर्थिक वृद्धि। देखिए, आर्थिक वृद्धि क्या हो गई, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई एक परिवार है जो 2004 में कितना कमा रहा था, एक दिन में 50 रुपया,
और अगर कोई परिवार है 2024 में कितना कमा रहा है आज के डेट में 500, देखिए 2004 में कितना कमा रहा था 50 रुपया, 2024 में कितना कमा रहा है 500 रुपए। अगर हम आर्थिक वृद्धि की बात करेंगे तो वह परिवार काफी वृद्धि किया है, 10 गुना इसके एक तरफ से आमदनी में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। जहां कभी ये 50 रुपया कमाता था वहां आज कितना कमा रहे हैं 500 रुपए कमा रहे हैं, ये चीजें। लेकिन अगर उनके जीवन स्तर को देखने जाएं, जैसा वह जीवन स्तर है, जिस हिसाब से खान पान है या जिस हिसाब से रहन सहन है, क्या उसमें वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है, उस मानकों के आधार पर देखेंगे ना तो नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति 50 रुपया कमा के ही 2004 में जैसा लाइफ स्टाइल जीता था, हो सकता है कि आज 500 रुपए कमा के भी सेम वैसा ही लाइफ स्टाइल जी रहा हो, या हो सकता है उससे भी बदतर स्थिति में हो, ऐसा भी एक तरफ से कहा जाए हो सकता है। ऐसी कंडीशन में इसको हम आर्थिक वृद्धि तो कहेंगे लेकिन आर्थिक समृद्धि नहीं कहेंगे। आर्थिक समृद्धि कब होगा, जब किसी परिवार की आमदनी भी बढ़े। मान लीजिए किसी वर्ष अगर 50 रुपए कमा रहा था और किसी अन्य वर्ष के किसी एक दिन में अगर 500 कमा रहा है, तो पैसा तो बढ़ रहा है, उस व्यक्ति का जीवन स्तर भी बढ़ रहा है, उस व्यक्ति का एक तरफ से कहा जाए परिवार की जो भी दुखद हालत है वह भी बदले, उस व्यक्ति की जो दयनीय स्थिति है वह भी बदले। ये दोनों जब बदलेगा, पैसा भी बदलेगा, उसकी आमदनी भी बदलेगी और उसका जीवन स्तर भी बदलेगा, उसी को कहते हैं आर्थिक समृद्धि। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक समृद्धि में बहुत बड़ा फर्क है। ये चीजें एक तरफ से कहा जाए कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे इसमें देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि भी आएगी अगर सभी का बैंक अकाउंट होगा, सारी चीजें अगर एक सभी सुविधाएं उनको मिलेंगी, सरकार के पास डाटा रहेगा कि कौन सा व्यक्ति कितना पिछड़ा हुआ है और किस प्रकार है, तो ये सब चीजें अगर देखा जाए तो काफी ये रहेगा, तो आर्थिक समृद्धि भी होगी। गरीबी में कमी आएगी, सरकार के पास डाटा रहेगा कि कौन सा व्यक्ति कितना गरीब है, उसको कैसे समाज की मुख्य धारा में लाया जाना चाहिए, ये बैंक अकाउंट से सब परिवार की हालत पता चल जाएगी। इसलिए भी वित्तीय समावेशन काफी जरूरी है। भ्रष्टाचार और लीकेज की समस्या से क्या मिलेगा, निजात मिलेगा। ये क्या है, देखिए भ्रष्टाचार और लीकेज की समस्या क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी परिवार के लिए, जैसे आपने देखा होगा पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में लगभग 2.5 लाख की प्रोत्साहन सहायता मिलती है, जिसके तहत व्यक्ति आप अपना घर स्टार्ट कर सकते हैं, अपना घर बनवा सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर सोचिए बैंक अकाउंट नहीं रहेगा तो ये पैसा कैश में आएगा, चेक के माध्यम से। अब ऐसे में हो सकता है कि ऊपर से ही कमीशन हो, 10-10% ऊपर से ही लोग खाते जाए और आगे जाके परिवार को क्या मिले, 2.5 लाख ना करके मुश्किल से एक तरफ से कहा जाए 2 लाख मिले या 1.5 लाख मिले। इससे क्या होता है, इसको कहते हैं भ्रष्टाचार में लीकेज की समस्या। पहले ये ज्यादा होता था, पहले आप देख सकते हैं कि पहले ना लोगों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी या जो भी सहायता राशि मिलती थी, ये डायरेक्ट कैश मिलती थी, और कैश पैसा मिलने पे क्या होता है, कमीशन बाई कमीशन कटता जाता है। आपको अगर बता दें कि हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, ये प्रधानमंत्री थे लगभग 1986-85 के आसपास, आपका 85-86 के आसपास, इन्होंने संसद में खड़े होकर एक तरफ से एक्सेप्ट किया था या ये बताया था इसमें भ्रष्टाचार लीकेज की इतनी बड़ी समस्या है कि अगर हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं ना तो जमीनी स्तर पर मात्र 16 पैसा पहुंचता है, या जिस व्यक्ति को वह सहायता पहुंचनी है 16 पैसा पहुंचता है। सोचिए कि कोई प्रधानमंत्री इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है, अपने एक तरफ से कहा जाए कि उसमें 1 रुपया अगर सहायता राशि भेजी गई है किसी व्यक्ति के लिए, तो पहुंचते पहुंचते लोगों का कमीशन कितना हो गया कि सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ 16 पैसे मिले हैं। मतलब बीच का 84 रुपया कहाँ खा गए, भ्रष्टाचार में खा गए। और सोचिए अगर यही सभी लोगों का बैंक अकाउंट होगा तो हितग्राही के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लाडली बहना योजना का पैसा, आपके गैस सब्सिडी का पैसा, पीएम सम्मान निधि का पैसा, ठीक ना, पीएम आवास का पैसा, ये जितना भी जो सरकार की सहायता राशि होती है या जो भी चीज होता है डायरेक्ट आपके खाते में आता है, बीच में कहीं भी लीकेज नहीं होता। और इसके लिए वित्तीय समावेशन होना जरूरी है, सभी लोगों तक बैंक अकाउंट या बैंकिंग सुविधाएं होना जरूरी है, तभी ये भ्रष्टाचार और लीकेज की समस्या का क्या हो जाएगा, एक निदान मिलेगा। प्लस अगर वित्तीय समावेशन समाज
अगर लाएंगे तो आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए आधुनिक तकनीक क्या है, समय समय देखिए कि तकनीक काफी बढ़ रही है। तकनीक में आप देखेंगे कि पहले लोग ना कैश लेकर ज्यादा घूमते थे, अब लोग है आपका क्या बोलते हैं स्मार्टफोन पर फोन पे, पेटीएम या इस तरीके की ये चीजें लेकर चलते हैं, जहां पर जहीं जाएं कुछ भी सामान ले रहे हैं तुरंत स्कैन करेंगे और वो कर। ये चीजें कैसे, ये चीजें सभी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, या सभी लोगों को ये सुविधाएं देनी पड़ेगी या उनको सिखानी पड़ेगी, तभी तो इस चीज का यूज होगा। तो इसलिए भी जो नई नई तकनीक आ रही है, इस तकनीक से भी बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैंकिंग सुविधाएं पूरे जनमानस में या पूरे क्षेत्रों तक पहुंचाना आवश्यकता है। ये सारे उद्देश्य वित्तीय समावेशन के हैं। वित्तीय समावेशन लाना ही इन सभी चीजों को जमीनी स्तर पर लागू करना होता है। यही है वित्तीय समावेशन के उद्देश्य। ठीक, आगे देखते हैं। आगे इसके एक तरफ से कहा जाए, एक तो ये फ्लो चार्ट है, इसको हम लोग देख चुके हैं। आगे देखते हैं कि वित्तीय समावेशन संबंधित भारत सरकार या भारतीय हमारी व्यवस्था ने कितना कुछ किया है, कौन कौन से ऐसे स्टेप उठाए गए हैं जो वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने हेतु क्या किए गए हैं, काम किए गए हैं। देखिए वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कई काम किया है। ऐसा बात नहीं है कि सरकार भी एकदम हाथ पे हाथ धरे हुई है, और कहीं ना कहीं आज के क्षेत्र में वित्तीय समावेशन बहुत से क्षेत्रों में या देश की प्रगति में या देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान भी दे रखा है। अभी देखिए जैसे कुछ समितियां गठित की गई हैं, विद्वानों की ऐसी समितियां गठित की गई हैं जिनसे एक तरफ से कहा जाए पूछा जाता है कि जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन कैसे लाया जाए या कैसे लागू किया जाए, अपना कुछ सुझाव दीजिए या अपना प्रस्ताव रखिए। तो ऐसी एक समिति है जिसका नाम है डॉक्टर रंगराजन समिति 2006। ठीक ना, 2006 में डॉक्टर रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। यह समिति 2006 में गठित 2 साल बाद अपनी एक रिपोर्ट दी। अपनी रिपोर्ट का इसका नाम था ये 100 स्मॉल स्टेप। ठीक ना, इस रिपोर्ट के तहत इन्होंने 8 पाइग्राम या एक तरफ से कहा जाए 8 ऐसे सुझाव दिए कि इस सुझाव पर चलकर, या ऐसे 8 क्षेत्रों को या घटकों को इन्होंने सुझाव दिया कि इन घटकों पर काम करके ही आप क्या कर सकते हैं, वित्तीय समावेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। वह 8 घटक क्या है, इनके बारे में देखते हैं। वह 8 घटक यह है। सबसे पहला घटक क्या है, ओपन बैंक अकाउंट। सभी लोगों का बैंक अकाउंट खोला जाए। सबसे पहला इन्होंने एक तरफ से कहा जाए कि ये किया, सभी लोगों का बैंक अकाउंट खोला जाए। दूसरा इन्होंने क्या किया कि बीमा के क्षेत्र में सबको लाया जाए, सभी व्यक्तियों का बीमा कराया जाए। हम आपको अभी बताए थे ना कि बीमा कराना बहुत ही आवश्यकता है। बहुत से ऐसे परिवार हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो रातों रात या किसी अन्य घटना या किसी दुर्घटना या किसी विपदा के कारण क्या हो जाते हैं, सड़क पे आ जाते हैं, या उनकी हंसती खेलती जिंदगी क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। अगर ऐसे लोग थोड़ा सा भी बीमा लिए होते हैं ना, तो हम ये तो नहीं कहते कि उनकी जिंदगी वापस वैसे ही पुनर्वासित हो जाएगी, लेकिन कुछ भी अगर सहायता राशि मिल जाती है ना, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक वो होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई एक परिवार है जिसमें परिवार में 5 से 6 बच्चे काम करने वाले या एक तरफ से कहा जाए पढ़ने वाले हैं, वहां पे काम करने वाले मात्र 1-2 लोग ही हैं, और किसी कारण या किसी दुर्घटना में उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई तो पूरा परिवारों की जो वो एक आधारशिला है वो हिल जाती है। ऐसे में अगर व्यक्ति बीमा कराया होता है तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि पूरी जिंदगी वो बच्चा या उनके लिए व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन कुछ हद तक ऐसी दुर्घटनाएं या ऐसे पीड़ा को सहन करने के लिए काफ़ी सहायता करती है। इसलिए सरकार ना तरह तरह के बीमा प्रोग्राम चलाती है, बीमा स्कीम चलाती है, ताकि व्यक्ति क्या करे, बीमा ले। आज हम बहुत सी ऐसे चर्चा करने वाले हैं। हो सकता है कि आप मेरी क्लास लेके आज आप सोचें कि मुझे भी बीमा सेक्टर में या बीमा में कोई एक क्या बोलते हैं स्कीम लेना है। ठीक ना, तो लेना भी चाहिए, आप लीजिए। ऐसे देखिए बीमा सबसे पहले इन्होंने 8 घटकों पे वो दिया। पहला घटक था ओपन, सभी का बैंक अकाउंट खोला जाए। दूसरा घटक था बीमा किया जाए। तीसरा क्या था, न्याय संगत ऋण व्यवस्था बनाया जाए। न्याय संगत ऋण व्यवस्था से क्या मतलब है कि आपने देखा होगा कि अमीर लोग जो होते हैं या जो समाज के जो उच्च वर्ग होते हैं, इन लोगों को तुरंत या आसानी से ऋण मिल जाता है, और जबकि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा पहुंच नहीं होता, इन लोगों को आसानी से ऋण नहीं मिलता। 50 प्रकार के इनसे कागज मांगेंगे, कुछ इस तरीके का, या कुछ घूस पताई या रिश्वत, ये सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके कारण कई लोगों को या कई ऐसे लोगों को ऋण नहीं मिल पाता जिनको सच में बहुत ज़रूरत है उस ऋण की। तो ऋण देने की व्यवस्था को क्या किया
जाए, न्याय संगत बनाया जाए। ये डॉक्टर रंगराजन समिति की इन्होंने वो दी थी। वित्तीय सलाह दी जाए। वित्तीय सलाह से मतलब है लोगों को उनका पैसा कैसे खर्च किया जाए, किस प्रकार किया जाए, ऐसा उनको एक तरफ से कहा जाए, ज्ञान किया जाए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन उस पैसे का खर्च कैसे किया जाए ये नहीं कमा पाते, या ये चीजें उन लोग ज्ञात नहीं कर पाते, जिसके कारण बहुत सारे एक तरफ से कहा जाए फ्रॉड के शिकार भी हो जाते हैं। अब हमेशा देखते होंगे कि साइबर अपराध में इस व्यक्ति ने ओटीपी दे दिया तो उसका पैसा खाली हो गया, या यह व्यक्ति ज्यादा कमाने के चक्कर में यहाँ अपना क्या बोलते हैं कि पैसा लगाया तो डूब गया। ऐसे बहुत से होते हैं। तो लोगों को क्या करना है, वित्तीय सलाह देना है उनके पैसे संबंधित, कि अपना पैसा कैसे यूज करे, किस क्षेत्र में यूज करे। ये एक तरफ से कहा जाए कि इनके एक घटक थे। एक घटक और था फिर बचत करने की जो धारणा है, या लोगों को बताना है कि कैसे बचत किया जाए पैसे को। जैसे एग्जांपल के लिए कोई परिवार अगर 500 कमा रहा है और एक दिन में उसका खर्च अगर 200 और 250 हुई है, तो बाकी पैसे को भी धीरे धीरे बचा के रखे। आने वाले समय में वही पैसा इतना हो जाएगा और उस चीज का अच्छे से यूज करके कोई और आमदनी का सोर्स क्या कर सकता है, वो कर सकता है। या उसके परिवार पर कोई विपदा पड़ेगी तो उस विपदा से क्या कर सकता है, लड़ सकता है। इसके लिए जरूरत है कि वो व्यक्ति पैसा अपना बचा के रखे। ज्यादातर परिवार या ज्यादातर जो लोग होते हैं जिनके बारे में वित्तीय सलाह या वित्तीय चीजें का ज्ञान अगर अच्छे से नहीं होता, तो ऐसे लोग बस तुरंत कमाते हैं, तुरंत खाते हैं, तुरंत कमाते हैं, तुरंत खाते हैं, और कोई ना कोई विपदा ऐसे परिवारों को जमीनी स्तर या गरीबी में ढकेल देती है। निवेश करने की धारणा भी लोगों को बतानी होगी। निवेश करना क्या होता है, अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा अगर हो जाए ना, तो उस पैसे को किसी अन्य क्षेत्र में लगा के क्या करें, ज्यादा से पैसा कमाने का प्रयास करें। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपके पास हो गया कुछ ज्यादा ही, 1 लाख ही हो गया, आप काम कुछ और कर रहे हैं, तो उस 1 लाख से आप कोई मशीन बनाएं या कुछ ऐसा चीज करें जिससे उससे भी आपकी कमाई होना स्टार्ट हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बता दें कि इस समय एक नया एक वो आया है, आपने देखा होगा 360 सेल्फी कैमरा, सेल्फी कैमरा स्टैंड, आपने क्या बोलते हैं उसमें देखा होगा कई रील्स उल्स में। एक इस तरीके का ऐसा वो होता है, इसी पर कोई आदमी जैसे कोई भी जो रील्स बनाते हैं, आपके क्या बोलते हैं, लड़का या लड़की, ये खड़े हो जाएंगे और एक रहेगा कैमरा वाला, ये सब तरफ घूमेगा और उसका वो करेगा। ये जो मशीनियाँ आती है, ये मशीनियाँ समझ लीजिए 25 से 30 हज़ार की जो भी आती है। अगर किसी व्यक्ति के पास एक्स्ट्रा पैसा है या जो भी है, इस मशीन को खरीद ले। उसके बाद जितना भी जो कहीं भीड़ भाड़ इलाका या पार्क में हो जाए, या आपका क्या कहा जाए कि जो भी शादी विवाह कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में भाड़े पर चलाए। 1-1, 2-2 हज़ार या 1500 या 2000 तक की एक एक दिन का इनका भाड़ा होता है। आप खुद ही सोचिए कि कोई व्यक्ति थोड़ा सा पैसा बचाया, इसमें निवेश कर दिया, तो कल को पैसा कहीं ना कहीं फायदा ही देगा, एक आमदनी का स्रोत ही होगा। तो यही चीजें होती हैं कि लोगों को ना निवेश करने की भावना या निवेश करने की भावना करनी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पैसा बहुत कमा लेते हैं और चुपचाप अपने बैंक में पड़े रहते हैं, रखे रहते हैं, ठीक ना। बैंक में पैसा रखने से भी आपका पैसा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो धीरे धीरे घटेगा ही। आप खुद ही सोचिए कि अगर आपने 2010 में 10 लाख कमा के बैंक में पैसा रखा था, ठीक ना, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझिए कि अगर आपने 2010 में 10 लाख रुपए पैसा कमा के कहां रख दिया, बैंक में, आपने उस चीज का कुछ यूज नहीं किया, वो सिर्फ पैसा कहां पड़ा हुआ, बैंक में पड़ा हुआ है। बैंक वालों ने उस पर कुछ ब्याज दिया, मान लीजिए बहुत ज्यादा ब्याज तो मिलता नहीं है सिंपल बैंक में अगर आप हैं, कल चलिए अगर कुछ ब्याज मिल भी गया तो आपके पास 10 लाख 10.5 लाख हो गया, ठीक ना। और ये आज की घटना अगर बता रहे हैं 2024 में, 2010 में 10 लाख आपने कमा के रखा, आज वो पैसा वैसे ही बचा हुआ है और हो गया मान लीजिए थोड़ा सा भी ब्याज वाज जुड़ के 10,50,000। सोचिए जो 10 लाख की कीमत 2010 में थी, वह 10 लाख या 10.5 लाख या 12 लाख की कीमत आज नहीं है। आज उसकी प्राइस या उसकी जो अहमियत है ये घट गई है। और इसीलिए कहते हैं कि पैसे को ना बहुत बचा के नहीं रखना चाहिए, पैसे को किसी न किसी क्षेत्र में या किसी न किसी काम में क्या कर देना है, लगा देना चाहिए। तो ये एक भी एक तरफ से कहा जाए कि होती है, इसी को कहते हैं निवेश की भावना। हमारे देश में या हमारे समाज में ना निवेश की भावना ऐसी है कि लोग पैसे को किसी अन्य बिजनेस में ना लगा के ऐसी ऐसी चीजों को खरीदने पैसा बर्बाद करते हैं जो आपको उनको एक तरफ से कहा जाए किसी चीज का फायदा नहीं देता। जैसे एग्जांपल के लिए कोई परिवार है जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, वो एकदम घर बना दिया अपना, या एक तरफ से कहा जाए गाड़ी मोटर ले लिया। आप खुद ही सोचिए कि घर जो बन गया या गाड़ी मोटर ले लिया वो कितना कमाई देगा,
और उसी पैसा का अगर सोचा जाए कोई बिजनेस स्थापित किया जाए तो पैसा कितना बढ़ेगा। तो ये अच्छा क्वालिटी का निवेश है, अच्छे क्षेत्रों में निवेश करने की जो धारणा है या जो व्यवस्था है, लोगों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, बताना है। भुगतान और प्रेषण की जो सरल व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक ना। एक चीज ये भी होता है कि अगर हम बैंक में पैसा रख रहे हैं तो जब चाहे जब निकाल भी ले आसानी से। ऐसा नहीं कि बैंक वाले बहुत ज्यादा नाटक कर रहे हैं, या कभी सर्वर डाउन, या कभी बोलते हैं लंच है बाद में आओ, या आपका केवाईसी नहीं हुआ है। ये सारी धारणा भी हमें बदलनी पड़ेगी, तभी लोग अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या करेंगे, बैंक में रखेंगे, या ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग व्यवस्था पे लोग क्या करेंगे, भरोसा करेंगे। ये चीजें हैं। आखिरी है वित्तीय साक्षरता। लोगों को उनके पैसे से संबंधित क्या करना है, साक्षर बनाना है। उनको बताना है कि पैसा क्या है, कैसे कमाया जाए, कैसे बचत किया जाए, कैसे निवेश किया जाए। ये सारी चीजें इन लोगों को क्या करना है, साक्षरता वो करना है। ये सब चीजें आपके क्या होते हैं, इन घटक, इन 8 घटकों पे फोकस करने का काम किया था किन्होंने, रंगराजन समिति ने। रंगराजन समिति ने बोला था कि इन 8 घटकों पे हमको काम करना है, तभी हम जाके एक अच्छा वित्तीय समावेशन वो ला सकते हैं। अन्य चीजें देखते हैं कुछ उसमें। एक और है निचिकेत मोर समिति। निचिकेत मोर समिति कब आई थी, 2013 में आई थी। और यह समिति का एक तरफ से कहा जाए कि वो है, क्या हो गया, लाइट कट गया क्या, ठीक है। इस समिति ने क्या बोला था कि 18 वर्ष के अधिक जितने भी व्यक्ति हैं, मतलब एक तरफ से कहा जाए कि जितने भी बालिग या वयस्क लोग हैं, ऐसे लोगों का बैंक अकाउंट में खाता होना ही चाहिए। इस समिति ने यह सुझाव दिया था। कब आई थी ये समिति, ये 2013 में आई थी। अगली एक समिति है दीपक मोहंती समिति। दीपक मोहंती समिति देखते हैं 2013 में आई थी। इसने क्या किया कि बैंकिंग क्षेत्र में टेक्नोलॉजी चीजों का बढ़ावा दिया जाए, ये सुझाव दिया था, और महिलाओं का खाता खोलने में प्राथमिकता दी जाए। इस समिति ने विशेष फोकस दिया था कि जितनी भी महिलाएं हैं ना, महिलाओं का खाता खुलना चाहिए। महिलाओं का खाता खुलना, क्योंकि महिलाएं अगर देखते हैं किसी भी परिवार में महिलाएं ना ज्यादा बचत करती हैं, वही पैसा अपना छुपा के रखेंगी। कभी देखा होगा आपके यहाँ मम्मी रखती होंगी, उनके पास एक अलग ही झोला और पॉकेट होता है, उसी में पैसा वैसा रखा होता है। कई लोग तो हो सकता है कि चावल दाल में एकदम अंदर गड़ा के रख देते हैं, या छोटे छोटे परिवार में आप देखोगे गुल्लक होता है, गुल्लक में पैसा ऐसा करके रखते हैं। तो ऐसे में ना महिलाओं का खाता खुलना ज़्यादा जरूरी है। अगर महिलाएं खाता खोलेंगी, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ेंगे, तो पैसा बचत करना, निवेश करना, ये सब चीज़ें और आसानी होगा और अच्छा होगा। ठीक। एक और एक समिति है ऊथा थोराट समिति, ये 2019 में आई थी। इसने क्या किया था, लघु एवं पेमेंट बैंक को बढ़ावा देने का वो किया था। लघु एवं पेमेंट बैंक क्या होते हैं, ये ऐसे बैंक होते हैं जो एक तरफ से कहा जाए कि छोटा छोटा काम करने का वो करते हैं। जैसे आपने सुना होगा पेटीएम पेमेंट बैंक या एयरटेल पेमेंट बैंक। ये ऐसे बैंक हैं जिसमें बहुत बड़ा लेन देन आप नहीं कर सकते। अभी आप जो फोन पे चलाते हैं, फोन पे पैसा तुरंत ट्रांसफर करते हैं, तुरंत लेते हैं, ये सब इन्हीं के कारण क्या हो रहा है, आसानी हुई है। तो इस पे फोकस करने का इस समिति ने क्या किया था, सुझाव दिया था। ऊषा थोराट समिति ये कब आई है, 2019 में आई है। इन्होंने लघु एवं पेमेंट बैंकों को बढ़ावा देने जाने का क्या दिया है, सुझाव दिया। अन्य चीजें देखते हैं कि वित्तीय समावेशन हेतु अन्य प्रयास क्या किए गए हैं, कि भारत सरकार क्या की है, किस प्रकार आगे लेकर चली है, क्या क्या की है। ये सारे चीजें हम एक तरफ से कहा जाए कि इस प्रोस्पेक्ट में देखेंगे। और काफी गर्मी भी है यहाँ पर, बारिश भी हुई है आज हमारे शहर में, और आपका क्या कहते हैं कि बारिश और उसके बाद भयंकर धूप, तो उमस भी है काफी उसमें। अब देखिए वित्तीय समावेशन हेतु किए गए कुछ प्रयास देखते हैं। आज़ादी के बाद से ही हम लोग ना बहुत ऐसे प्रयास करना स्टार्ट कर दिए बैंकिंग सेक्टर में कि लोगों को धीरे धीरे क्या किया जाए, बैंकों का खाता खुलवाया जाए और बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए और बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाए पूरे भारत में। तो हम आज़ादी के बाद से ही क्या किए, इस क्षेत्र में लग गए हैं। तो काफ़ी सरकार ने कई स्टेप उठाए हैं। इस स्टेप में देखिए पहला स्टेप है आर्थिक सुधारों के पूर्व प्रयास। आर्थिक सुधार देखिए क्या है, एक चीज यहाँ पे देखते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में ना 1991 में एक सुधार किया गया था जिसको कहते हैं आर्थिक सुधार। तो हम लोग जो अभी प्रोस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं 1991 से पहले क्या क्या किया गया।
मतलब इस जो प्रयास पढ़ रहे हैं आर्थिक सुधारों के पूर्व प्रयास का, इसमें मतलब है कि 1900 जब हम आजाद हुए 1947 में, 1947 से लेकर 1951 के बीच में या 91 के बीच में हम लोगों ने क्या क्या किया वित्तीय समावेशन के लिए, वह प्रोस्पेक्ट हमें इस क्षेत्र में हम देखेंगे। तो सबसे पहला प्रोस्पेक्ट हमने क्या किया था, एलआईसी जैसी संस्था की क्या की थी, स्थापना की थी। एलआईसी जैसी संस्था क्या है, आपको पता है कि भारत में बीमा सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, एलआईसी है। एलआईसी की स्थापना कब हुई है, 1 सितंबर 1956 को, और इसका काम ही क्या है, हर एक क्षेत्र का बीमा करना, ठीक ना, वस्तु से लेकर गाय बैल, आपका क्या बोलते हैं कि गाड़ी मोटर मोबाइल, हर चीज का बीमा होता है, दुकान तक का बीमा होता है, ठीक ना, कई चीजों का बीमा होता है। कई मूवी वूवी में देखा होगा कि लोग ना अपनी गर्लफ्रेंड का भी बीमा करवा लेते हैं कि अगर छोड़कर भागी ना तो पैसा मिलेगा, और नहीं छोड़कर भागी तो झेलिए रहे हैं। तो ये भी एक तरफ से कहा जाए बीमा सेक्टर अब इस क्षेत्र में भी सोचिए काम कर रहा है। तो ये क्या कहते हैं कि है एलआईसी 1956 मतलब 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसने बीमा क्षेत्र में वो किया। अब देखिए बीमा उसी का होगा जिस व्यक्ति का बैंक अकाउंट होगा, तो बीमा क्षेत्र जब आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ तो बैंक क्षेत्र में आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। एक और है आपका क्या बोलते हैं, हमने 1969 में ना 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। देखिए राष्ट्रीयकरण क्या होता है, जब भी किसी प्राइवेट कंपनी को अगर सरकारी कंपनी बनाया जाए तो इस घटना को कहते हैं राष्ट्रीयकरण, या जब भी कभी सरकारी कंपनी को प्राइवेट कंपनी बनाया जाए तो इसको कहा जाता है निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन। ठीक, तो राष्ट्रीयकरण 14 बड़े बैंक थे भारत में 1969 में, जो एक तरफ से कहा जाए कि निजी बैंक थे, प्राइवेट बैंक थे, इस पे सरकार का बहुत बड़ा हक नहीं था। ऐसे बैंकों के मालिकों को उतना पैसा सरकार दे के इन बैंकों को क्या कर ले ली अपने अंडर में ले ली, तो ये इसीलिए किया गया था। ठीक, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया गया। देखिए ये करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जब सरकार प्राइवेट बैंकों को कहती ना कि अपनी शाखा या अपना जो ब्रांचेस हैं गांव में दूर दराज क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा खोलो, तो ये लोग नहीं खोलते थे। इनको पता है कि वहां पे हम खोल तो देंगे पर ज्यादा लोग अपना खाता खुलवाएंगे नहीं या पैसा रखेंगे नहीं, तो ज्यादा एक तरफ से खर्चा लग जाएगा और कमाई उमाई होगी नहीं। तो सरकार ने ऐसे बैंकों को अपने अंडर में ले लिया ताकि ये खुलकर इस पर काम कर सके, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट चीजें या प्राइवेट बैंक सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं, जबकि सरकार का क्या है कि फायदा तो मिल ही रहा है जो भी मिले, पर समाज का कल्याण भी होना चाहिए, ये एक तरफ से कहा जाए था। तो ये लगभग 20 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसके पीछे एक यही सोच थी कि हम क्या करेंगे, बैंकिंग क्षेत्रों का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करेंगे। एक और क्या हुआ था आगे, 2 अक्टूबर 1975 को हम लोगों ने आरआरबी जैसी संस्था का स्थापना की। आरआरबी क्या है, आरआरबी एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। जैसे हमारे ही क्षेत्र में आपने एक बैंक सुना होगा, मध्यांचल ग्रामीण बैंक। देखिए मध्यांचल ग्रामीण बैंक या जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, ये छोटे से क्षेत्रों में गांव वाले सेक्टर पे ज्यादा फोकस करते हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। और ऐसी संस्था की स्थापना कब हुई है, 2 अक्टूबर 1975 को। ये भी एक तरफ से कहा जाए लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने में इसने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक ना, ग्रामीण बैंकों की स्थापना। ठीक, अगला है नाबार्ड सिडबी जैसे विकास बैंकों की स्थापना करके सरकार ने क्या किया, बैंकिंग सुविधाएं या बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया। और ये देखिए ये होता क्या है थोड़ा सा उसमें, क्योंकि देखिए एक चीज ये है कि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, ये वित्तीय समावेशन टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर थोड़ा सा अच्छे से समझना है ना, तो आपको बैंक के सेक्टर का भी टॉपिक पता होना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए भारत में बैंक काम कैसे करते हैं, कौन से बैंकों की स्थापना कब हुई है, किस प्रकार के बैंक हैं भारत में, ये सब चीजें भी थोड़ा सा आपके बारे में पता होना चाहिए। ठीक, या इस टॉपिक के बारे में आपको क्या होता है थोड़ा सा नॉलेज होगा तो इसको और अच्छे समझ जाएंगे। अगर कई ऐसे स्टूडेंट मेरा ये वीडियो देखेंगे जिन्होंने मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो उनको काफी अगर हो सकता है कि अच्छे समझ आएगा कि नाबार्ड क्या है, सिडबी क्या है, आरआरबी बैंक क्या है, और अन्य जो राष्ट्रीयकरण वाले बैंक है या सरकारी बैंक है ये कैसे काम करते हैं। ये सब चीजें हमने इकोनॉमिक्स में काफी चीजें पढ़ाई हैं। तो इसमें देखिए नाबार्ड एक ऐसा बैंक है जो कि गांव के विकास और कृषि के विकास के लिए क्या देता है, लोन देता है। सिडबी एक ऐसा बैंक है जो छोटा छोटा जो बिजनेस होता है, जैसे कुटीर उद्योग हो गया, मध्यम और
सूक्ष्म लघु उद्योग हो गया, ये सारे ऐसे उद्योगों को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ऐसे ही कुछ अन्य विकास बैंक है, जैसे आवास विकास बैंक है, जो आवास बनाने के लिए क्या देता है, पैसा देता है। तो ऐसे विकास बैंकों की स्थापना करके क्या किया गया है, पिछड़े क्षेत्रों में वंचित लोगों को ऋण देने की सुविधा को थोड़ा सरल बनाया गया है। देखिए नाबार्ड क्या करता है, नाबार्ड का ही थोड़ा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। नाबार्ड क्या करता है, गांव के विकास के लिए और कृषि विकास के लिए पैसा देता है, ठीक ना। ये पैसा बैंक को देगा और बैंक को पैसा किसको देती है, उस व्यक्ति को देगी जिस व्यक्ति को एक तरफ से कहा जाए कि जरूरत है। तो ये है आपका क्या कहते हैं, नाबार्ड और सिडबी। और अलग है विभेदात्मक ब्याज दर योजना, जिसमें वंचित वर्गों को सस्ते दर पर लोन दिए जाने की योजना भारत सरकार चला रही है। ये कौन सी योजना है, जैसे आपने देखा होगा कि किसी लोगों को सस्ते में लोन मिल जाता है, किसी लोगों पे ज्यादा दर लगता है, या किसी को जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 लाख का लोन मिला तो उसको बोलेंगे कि सिर्फ 1.5 लाख ही चुकाना है, बाकी का छूट मिलेगा। तो ये सारी चीजें एक तरफ से कहा जाए कि जो भी होती हैं ये इसी में होती है, मतलब जो वंचित वर्ग है उनको सस्ती दर में लोन देना, इसको कहते हैं विभेदात्मक ब्याज दर योजना के तहत लोगों को सस्ते दरों में लोन देना। तो ये था आर्थिक सुधार से पहले के प्रयास। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक सुधारों के बाद के प्रयास की, आर्थिक मतलब 1991 में के बाद सरकार ने क्या क्या प्रयास किया, ये चीजें हैं। हालांकि ये वीडियो काफी लेंदी हो गया है, तो उस वीडियो को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तो इस पार्ट को एक तरफ से कहा जाए देखिएगा, इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट भी देखिएगा, क्योंकि वित्तीय समावेशन का जो उद्देश्य है, जो टॉपिक है, वो अभी अधूरा है, ठीक ना। दोनों पार्ट को ही ध्यान से देखेंगे तो ही ये पूरा एक तरह से कहा जाए कि वो समझेगा, ठीक। तो तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहें, और नेक्स्ट टॉपिक को भी पढ़ें, इसके बाद का भी जो वीडियो आएगा उसको भी वो करें, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।